नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर एमडी पूनिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म मोहित दया क्लासेज पर। कैसे हो सभी दोस्तों? बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, से कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है श्वसन तंत्र, उसके साथ मैं वापस उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आपसे मेरा वादा रहा था कि दोस्तों यहां से श्रृंखलाबद्ध एक नए तरीके से हम दोस्तों ट्यूशन का हर दिन नया सेट लेके आएंगे, जिससे आपको दोस्तों अपने एग्जाम के लिए बहुत ही मजबूती के साथ प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ट्यूशन की हमारी पहली श्रृंखला के अंदर हम बढ़ रहे हैं। आप सभी अपने नोट्स श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी आपके पास मटेरियल है उसको दोस्तों स्टडी करें और उसके बाद अपने स्टडी का जो भी आपने मैटर पढ़ा है उसका आंकलन करें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिच्छू में श्वसन अंग होता है। आप सभी को पता है कि दोस्तों हर किसी जीव का जो भी श्वसन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि श्वसन होता क्या है ना। आपको लगता होगा कि श्वसन क्या है, नॉर्मली सुनने में लगता है कि गैसों का जो लेन देन करते हो। अरे आप अपने फेफड़ियों से, आपके जो लंग्स है ना फेफड़े, उनसे आप गैसों का जो लेन देन करते हो ना, ये श्वसन नहीं है ना। श्वसन का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा का निर्माण करना। आपके शरीर में जो भी ग्लूकोज है, भोज्य पदार्थ को खाने के बाद जो भी ग्लूकोज प्राप्त हुई है उसको ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन बोलते हैं। और हर किसी जीव में उस दोस्तों क्रिया के लिए एक ऐसा अंग होता है जो श्वास के लेन देन में मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बिच्छू में श्वसन अंग होता है। पहला ऑप्शन है बुक लंग्स, ऑप्शन बी है गिल्स या गलफड़े, ऑप्शन सी है ट्रेकिया और ऑप्शन डी है फुफ्फुस या जिसको हम बोलते हैं फेफड़े, लंग्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, हमने अलग अलग जीवों के अंदर श्वसन अंग पढ़ रखे हैं और उसके अंदर हमने बात की थी तो बिच्छू और मकड़ी होते हैं, उनके जो दोस्तों लंग्स होते हैं वो ओपन पुस्तक की तरह दिखाई देते हैं। जैसे आपकी कोई बुक होती है ना, इस प्रकार से ये कोई बुक है तो इस दोस्तों बुक की तरह दिखाई देते हैं। जहां पे दोस्तों यहाँ पे मेलपीगियन नलिकाएं पाई जाती है और इनके द्वारा दोस्तों श्वसन किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों बिच्छू का जो श्वसन अंग होगा उसे कहा जाता है बुक लंग्स या जिसे कहा जाता है पुस्त फेफड़े। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुस्त फेफड़े। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा बुक लंग्स या पुस्त फेफड़े। ना केवल बिच्छू के, ये दोस्तों जो श्वसन अंग है वो मकड़ी का भी होता है। मकड़ी का भी श्वसन अंग बुक लंग्स या पुस्त फेफड़े है। एक ऑप्शन दे रखा है गिल्स या गलफड़े। आपको यह पता होना चाहिए गिल्स या गलफड़े किसका होता है। तो दोस्तों गिल्स या गलफड़े या जिनको बोला जाता है क्लोम, ये होता है मछली का। किसका होता है? मछली का। तो मछली जो श्वसन करती है वो दोस्तों गिल्स के माध्यम से करती है, गलफड़े के माध्यम से करती है, या जिनको कहा जाता है क्लोम। क्या कहा जाता है? क्लोम। क्लोम। तो क्लोम के द्वारा। ऑप्शन सी दे रखा है ट्रेकिया और ऑप्शन डी दे रखा है फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े। और हमारे जो फेफड़िए हैं वो दोस्तों क्या है? मनुष्य के शरीर का श्वसन अंग कहलाते हैं। तो जो लंग्स है इन्हें कहा जाता है मनुष्य का श्वसन अंग। ना केवल मनुष्य का, साथ में दोस्तों ये पक्षी जो वर्ग है, एविज जो वर्ग है, उसके भी दोस्तों श्वसन अंग फेफड़े ही होते हैं। तो सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। मनुष्य के दोस्तों जो श्वसन अंग है वो क्या है? वो है फेफड़े या फुफ्फुस जिनको हम बोलते हैं। या दोस्तों बात कर सकते हैं आपकी मकड़ी और बिच्छू की, तो इनके होते हैं बुक लंग्स। गिल्स या क्लोम होते हैं दोस्तों किसके? मछली के। या हम बात कर सकते हैं मछली के, या दोस्तों जो मेंढक का लार्वा होता है जिसको टेडपोल बोला जाता है, उसका भी श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो केंचुआ होता है ना उसका दोस्तों श्वसन अंग क्या होता है? केंचुए का श्वसन अंग होती है नम त्वचा। क्या होती है? नम त्वचा। उसकी दोस्तों जो स्किन होती है, नम त्वचा जो स्किन होती है, ये दोस्तों होती है किसमें? ये होती है केंचुए में। केंचुए में, केंचुए में। और साथ में दोस्तों एक कोशिकीय के जीव हो गए जैसे अमीबा, है ना, उनके अंदर भी दोस्तों श्वसन अंग क्या होता है? श्वसन अंग होता है नम त्वचा। तो मुझे लगता है यहां तक ये चीज आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, पेड़ पौधों के अंदर श्वसन अंग क्या होते हैं? पेड़ पौधों के अंदर श्वसन अंग होते हैं पत्तियों में स्थित स्टोमेटा, या जिनको बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं? वातरंध्र। तो श्वसन अंग आपको सभी प्रकार के जितने भी जीव है उनके क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के दाएं और बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या कितनी होती है। आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है कि हमारे दोस्तों जो दोनों फेफड़े होते हैं उनकी साइज अलग अलग होती है। एक फेफड़ा आपका 3 पिंडों से निर्मित होता है और दूसरा आपका फेफड़ा 2 पिंडों से निर्मित होता है। अब देखो क्यों निर्मित होता है, कारण क्या है वो भी सुन लीजिए। देखो ये आपके दोस्तों मान लीजिए फेफड़े है इस प्रकार से, ये आपके फेफड़े हैं, ये आपके फेफड़े हैं। यहां पे आपका दोस्तों हृदय स्थित होता है,
आपका हार्ट स्थित होता है, तो दूसरा वाला जो इधर वाला फेफड़ा होगा उसकी संरचना कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी, ये इस प्रकार से। आप मुझे बताओ यहां से बड़ा फेफड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? नो डाउट आपको दायां वाला जो फेफड़ा है वो दोस्तों बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये बड़ा होता है, इसी कारण से ये दोस्तों कितने लोब्स में विभाजित होता है? ये दोस्तों 3 लोब्स में विभाजित होता है इस प्रकार से। देखो 3 लोब्स के अंदर, 1, 2 और 3 लोब्स के अंदर ये विभाजित है, जबकि इधर वाला जो फेफड़ा होता है ये दोस्तों 2 ही लोब्स में विभाजित होता है। तो हम कहेंगे आपका दायां फेफड़ा, ये है बायां फेफड़ा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये आपका राइट लंग्स हो जाएगा। तो दोस्तों राइट लंग्स है वो 3 पिंड से निर्मित है, जबकि आपका दोस्तों बायां फेफड़ा या जिसको हम लेफ्ट लंग्स बोल सकते हैं, ये कितने पिंड से निर्मित है? ये आपके 2 पिंडों से निर्मित होते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हृदय की उपस्थिति। आपका जो हृदय होता है ना वो हल्का सा बाईं ओर खिसका होता है, और इसी कारण से यहाँ पे एक खड्डा बनता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा नहीं यहाँ पे खड्डा, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच, इसको बोलते हैं हृदय खांच, और इसी कारण से ये फेफड़ा साइज में छोटा होता है। तो पूछा है कि मनुष्य का दायां फेफड़ा है 3 लोब्स में, और दोस्तों बायां जो फुफ्फुस है वो आपका कितना होता है? 2 लोब्स के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 और 2, 3 और 2, तो 3 लोब्स हैं और 2 लोब्स से निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा गलत पूछा है, इनको पूछना था कि निम्नलिखित में से किसे स्वर रज्जु कहा जाता है। स्वर रज्जु किसको बोलते हैं? स्वर रज्जु जो होते हैं वो दोस्तों वोकल कॉर्ड होते हैं, हमारे कंठ में स्थित जो संरचना होती है उसको बोलते हैं, और ये क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। अरे दोस्तों आप सभी को पता है आवाज जो उत्पन्न होती है वो वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होती है। 2 तंतु होते हैं, जब वायु वहां से गुजरती है तो वो कंपन करते हैं, और कंपन के द्वारा क्या करेंगे? आवाज उत्पन्न करेंगे। देखो यहाँ पे ये जैसे आपकी श्वास नली है ना, ये श्वास नली है, तो श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन स्थित होता है उसका नाम तो है एपिग्लोटिस, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपके कंठ स्थित होता है, ये कंठ वाला भाग होता है, और कंठ के अंदर दोस्तों पाया जाता है वोकल कॉर्ड, या जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, स्वर यंत्र को बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। अरे लड़ाई करने के अंदर लेडीज के क्या काम आते हैं? लैरिंग्स काम में आते हैं। तो ये स्वर यंत्र जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं वाग तंतु, 2 वाग तंतु मिलते हैं, वोकल कॉर्ड, वाग तंतु। और ये वाग तंतु क्या करते हैं? ये वाग तंतु दोस्तों वायु से कंपित होते हैं और कंपित होकर आवाज उत्पन्न करने का काम करते हैं। आप जैसे सभी को पता है, अगर मैं कैसेट की रील को दोस्तों अगर छत पे लगा दूं तो जब हवा गुजरेगी तो उससे आवाज आएगी भन भन ऐसी। अब दोस्तों ऐसी आवाज यहां से उत्पन्न होती है, और इसी आवाज को शब्दों का रूप देने का काम कौन करते हैं? हमारे दोस्तों सहायक अंग, जैसे आपकी जीभ, आपके होठ, आपके दोस्तों ऊपर वाला तालू वाला भाग, आपके दंत, ये सारे मिलकर उन्हें शब्दों का अंग देते हैं। बचपन में दोस्तों आप सभी ने दोस्तों ये क्रिया जरूर की होगी, है ना, इतने शाणे नहीं होते हम। होता क्या है दोस्तों, छोटे बच्चे को हम जीभ पकड़ा के बोलते हैं कि तू ये शब्द बोल के दिखा, और जब वो जीभ पकड़ के वो शब्द को बोलता है तो दोस्तों होता क्या है? अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। और आप सभी ने दोस्तों, मुझे मालूम है, ऐसी दोस्तों खुरापाती की होगी, तो वो दोस्तों ऐसा इस कारण से होता है, शब्द सही तरीके से नहीं निकल पाता। तो हमने कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर रज्जु कहा जाता है? तो स्वर रज्जु कहा जाता है दोस्तों स्वर यंत्र को, या कहा जाता है लेरिंग्स को। और ये क्या कार्य करता है? ये दोस्तों आवाज उत्पन्न करने का कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको ग्रसनी दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों भोजन और वायु का क्रॉसिंग स्थान होता है। गांठी द्वार बोलते हैं एपिग्लोटिस को, ये वाली जो संरचना है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया मुख गुहा आपकी बक्कल केविटी होती है, जिसके अंदर दांत, जीभ और दोस्तों लार ग्रंथियां अपने लार स्त्रावित करती है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया एक क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन एक कैसी प्रक्रिया होती है, इसे दोस्तों श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए ऑप्शन पे गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है? बिल्कुल दोस्तों, हम कहेंगे श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपका जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आप सभी को पता है ऑक्सीजन दोस्तों जलाने में सहायक गैस है, तो दोस्तों उस दौरान ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, टूटेगा, और किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा का निर्माण। और अगर ऊर्जा का निर्माण करेगा तो हम कहेंगे दोस्तों ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक प्रकार की ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन पूछा है, क्या ये एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया है या कैटाबोलिक प्रक्रिया है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका श्वसन है वो एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया है। अपचयी प्रक्रिया क्या होती है? अपचयी प्रक्रिया वो होती है जिसमें बड़ा पदार्थ टूट कर, बड़ा जो पदार्थ होता है वो टूट कर दोस्तों छोटे पदार्थों के अंदर बदल जाता है, छोटे पदार्थों में टूटता है, छोटे छोटे पदार्थों में। तो यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। ग्लूकोज का जो बड़ा अणु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखो छोटे छोटे अणुओं के अंदर छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, ऊर्जा बना रहा है, साथ में जल के अणु बना रहा है, और साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड
बना रहा है। तो यहां से देखो छोटे अणुओं के अंदर टूट रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों इसको बोलते हैं अपचयी। देखो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, उनको बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। और उपापचयी जो क्रियाएं होती है वो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। अपचयी प्लस उपचयी मिलाकर बोलते हैं क्या, उपापचयी। और अपचयी को बोलते हैं केटाबोलिज्म, काट कर छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो केटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म मिलाकर बोलेंगे मेटाबोलिज्म। तो मेटाबोलिक जो क्रियाएं होती है वो दोस्तों हमारे शरीर में घटित होती है। तो ये भी यहां से राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला ऑप्शन दे रखा है उष्माक्षेपी। क्या दोस्तों जब श्वसन की प्रक्रिया चलती है, क्या उस दौरान दोस्तों उष्मा रिलीज होती है? दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो होती है उष्माक्षेपी और एक होती है उष्माशोषी। उष्माशोषी वो प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में उष्मा दोस्तों शोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है। और उष्माक्षेपी वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जब वो प्रक्रिया दोस्तों घटित होती है तो ऊर्जा या उष्मा रिलीज होती है। तो आप देखो जब ये प्रक्रिया घटित होती है तो क्या ऊर्जा रिलीज हो रही है क्या, और ऊर्जा रिलीज हो रही है तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक, या जिसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, अतः हम कहेंगे दोस्तों उपयोग सभी जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, श्वसन एक प्रकार की अपचयी या केटाबोलिक प्रक्रिया है, और श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपी प्रक्रिया भी है। कुछ ऑप्शन में और ऐड कर देता हूं, अगर वो भी ऑप्शन में होते हैं तो वो भी राइट होंगे। तो देखो ऑप्शन दोस्तों यहां से मैं कुछ ऐड और कर रहा हूं। या ये पूछा जा सकता है क्या ये ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है? बिल्कुल हम कहेंगे ये ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऊर्जा निर्माणकारी प्रक्रिया है, निर्माणकारी प्रक्रिया है, बिल्कुल ऐसा है। क्या दोस्तों ये एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक शरीर के द्वारा हम गैसों का लेन देन करते हैं और रासायनिक तरीके से ऑक्सीजन टूटता है और दोस्तों क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। तो भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है। हम कहेंगे क्या दोस्तों श्वसन वजन में कमी लाने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया जब होती है तो वजन में क्या होती है, कमी होती है। आप कहोगे सर कैसे, जब ऊर्जा बनती है तब तो दोस्तों शरीर के अंदर वृद्धि होनी चाहिए वजन में, लेकिन हम कहेंगे श्वसन वजन में कमी लाने वाली प्रक्रिया है। वजन में हमने ये कब कहा कि खाना खाना है, केवल श्वसन करना है, तो धीरे धीरे आपके शरीर का ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा पचेगा और वजन में कमी होगी, वजन में कमी लाता है। तो ये भी ऐसे ऑप्शन दोस्तों ऐड किए जा सकते हैं, ये भी राइट ऑप्शन है, इनको भी श्वसन प्रक्रिया ही कहा जाता है। क्या ये दहन की प्रक्रिया है? बिल्कुल दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है, टूटता है, तो हम कहेंगे विखंडनकारी प्रक्रिया है, हम कहेंगे ये दहन की प्रक्रिया है, और ये सारे ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में क्या बनता है? दोस्तों आप सभी को पता है जब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम और एक होता है क्रेब्स चक्कर। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर और एक होता है क्रेब्स चक्कर। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है कोशिका द्रव्य में और ये होता है ऑक्सीजन की कमी में। देखो नाम दे रखा है अवायवीय श्वसन, थोड़ा सा नाम मिसप्रिंट है, अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन होता है O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर दोस्तों अवायवीय श्वसन होता है। और उस दौरान होगा क्या, उस दौरान दोस्तों होगा ऐसा कि आपका जो ग्लूकोज है वो पूर्ण ऊर्जा के रूप में न टूटकर एक मध्यवर्ती उत्पाद में टूटेगा। अगर हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होता है तो उस दौरान हमारे शरीर में बनता है लैक्टिक अम्ल। देखो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के द्वारा पायरुविक अम्ल में, यहां से टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के द्वारा पायरुविक अम्ल में C3H6O3, ये पायरुविक अम्ल में टूट गया। और पायरुविक अम्ल आगे जाकर टूटेगा दोस्तों किसके अंदर, लैक्टिक अम्ल के अंदर। और जो लैक्टिक अम्ल है ये हमारी पेशियों में दोस्तों तीव्र दर्द का कारण बनता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में दोस्तों तीव्र दर्द का कारण बनेगा। बात समझ में आ रही है? और पेशियों के अंदर जब जमाव हो जाएगा तो हाथों और पैरों की पेशियों में भयंकर दर्द होगा। तो इसका मतलब है आपके दोस्तों जब शरीर में अवायवीय श्वसन होता है तो अंतिम उत्पाद बनता है लैक्टिक अम्ल, जो पेशियों में तीव्र दर्द का कारण या थकान का कारण बनता है। तो आंसर जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अरे एथिल एल्कोहल कब बनता है? एथिल एल्कोहल तो दोस्तों अवायवीय श्वसन के दौरान यीस्ट कवक की उपस्थिति के अंदर बनता है, जो कि एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। और एथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं, शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो शराब का निर्माण होता है यीस्ट कवक द्वारा, अवायवीय श्वसन द्वारा, शरीर में नहीं होता। अरे दोस्तों शरीर में अगर शराब बनने लग जाती ना तो दोस्तों फिर तो है ना नशे में झूमते रहते लोग। लेकिन हमने कहा कि दोस्तों शराब पीना तो क्या है, बुरी बात है। वैसे शराब के लिए कहा जाता है कि यारों की महफिल तो इस तरीके से सजाई जाती है कि बोतल खोलने से पहले 2 बार हिलाई जाती है और फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ रे टूटे दिल वालों, या दर्द इसकी दवा पिलाई जाती है। लेकिन ये दवा दोस्तों बड़ी खतरनाक होती है, इसे दोस्तों अवॉइड करना चाहिए। तो देखो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा लैक्टिक अम्ल।
एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है, लेकिन शरीर में नहीं बनता है ये, जबकि हमारी पेशियों की बात कर रहा है। यूरिया, यूरिया तो दोस्तों शरीर के अंदर वेस्ट केमिकल प्रोडक्ट है जिसे मूत्र के द्वारा त्यागा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंत्य श्वसनीय प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया क्या होती है। अंत्य श्वसन की जब प्रक्रिया चलती है तो डायफ्राम कैसे गति करता है। देखो डायफ्राम होता क्या है आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये दोस्तों एक बुक है, ये देखो ये बुक है। अगर मैं इस बुक को दोस्तों इस अवस्था के अंदर मेरे शरीर में यहाँ बीचों बीच डाल देता हूं तो ये डायफ्राम की तरह कार्य करेगा, है ना। डायफ्राम क्या होती है, एक प्रकार की पेशियां होती है जो आपकी श्वसन प्रक्रिया के अंदर मदद करती है। आपकी श्वसन की दो प्रक्रियाएं होती है, अंत्य निःश्वसन और उच्छ्वसन। निःश्वसन के अंदर गैसें अंदर ग्रहण की जाती है और उस श्वसन के अंदर दोस्तों गैसें बाहर छोड़ी जाती है। और उस दौरान इसकी दो स्थिति होती है। एक स्थिति में ये गुंबदनुमा होता है, ये देखो गुंबद की तरह झोंपड़ी जैसा होता है, अरे नहीं। और एक स्थिति में ये सीधा फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो इस दौरान देखो आप खुद प्रक्रिया को महसूस कर सकते हो। अगर मैं गैस अंदर की तरफ ले रहा हूं, वायु अंदर ले रहा हूं, तो इसकी स्थिति कैसी होगी, ये देखो ऐसा सीधा रहेगा। महसूस कर पा रहे हो ना, अंदर गैस ग्रहण कर रहा हूं तब तो ये हो जाता है चपटा, और जब गैस को बाहर रिलीज करता हूं तो ये हो जाता है गुंबदनुमा। तो अंदर गैस ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःश्वसन, या इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो देखो अंत्य श्वसनीय प्रक्रिया के दौरान मतलब अंदर की तरफ गैस लोगे, उस दौरान दोस्तों क्या होगा, उस दौरान क्या शिथिल हो जाएगा, नहीं। शिथिल होकर गुंबदाकार हो जाएगा, नहीं। संकुचित होकर चपटा हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों संकुचित होता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। क्या कोई परिवर्तन नहीं, अरे परिवर्तन हम कौन से जिंदा नहीं है, जो जिंदा होते हैं उनमें परिवर्तन होगा ही। और ये पूछा है को फैलाता है, किसको फैलाता है, अरे भाई किसी को कोई नहीं फैलाता है, छोड़ो। आंसर जाएगा आपका कौन सा, बी। अंत्य श्वसनीय के दौरान डायफ्राम जो होगा वो दोस्तों कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इससे अंदर की तरफ आयतन बढ़ जाएगा, दाब घट जाएगा और गैसें अधिक दाब से कम दाब की तरफ, और इसे बोलते हैं विसरण विधि। तो दोस्तों अंदर की तरफ गैसें ग्रहण हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती है। अरे हमारी जो श्वसन क्रिया है, आप मुझे बताओ, क्या दोस्तों हम जो ये श्वास क्रिया करते हैं क्या ये याद करके करते हैं क्या। अरे अभी मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं और इतनी देर मैंने तो श्वास लेना मैं भूल गया था, तो इसका मतलब क्या मैं श्वास ले ही नहीं रहा हूं क्या, ऐसा तो नहीं है ना। श्वसन क्रिया अपना आप चल रही है नियंत्रित रूप से, तो इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कौन है जो इस श्वसन क्रिया के अंदर दोस्तों रिदम बनाए रखता है। और इसका काम होता है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है मेडुला ओब्लांगेटा का। आपके पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण भाग जिसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। और ये मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है ना, ये क्या करता है, ये दोस्तों आपकी श्वसन क्रिया को रेगुलेट करता है। तो देखो पहले पूछा है दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित कौन करता है, क्या सेरिबेलम करता है, अरे नहीं। सेरिबेलम तो क्या करता है, बेलम, बैलेंस बनाता है। क्या करता है, ये तो दोस्तों बैलेंस बनाने का काम करता है। और बैलेंस का मतलब समझते हो ना, बैंक बैलेंस नहीं, आपके शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। शरीर को दोस्तों मूवमेंट करवाना, पेशियों का समन्वय करना, गति करवाना, डांस करना, रीति रोशन का टिनिंग 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 करना, अरे एक नहीं, उन सब चीजों को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम, ये तो सोचने और समझने के लिए जिम्मेदार है, इसे तो टैलेंटेड ब्रेन कहा जाता है। सोचना, समझना, याददाश्त रखना, कल्पना शक्ति, तर्क, ज्ञान, है ना, वाणी के केंद्र, वो सारे यहाँ स्थित होते। फिर पूछा गया है, अच्छा थर्ड ऑप्शन है मेडुला ओब्लांगेटा, बिल्कुल, जिसे दोस्तों छोटा दिमाग कहा जाता है ना। नाना पाटेकर बोलता है ना, ए धनिया सेठ इधर नहीं मारने का, छोटा मगज है, आदमी मारने से मर जाता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक पूछा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, तापमान नियंत्रण करना शरीर का, मुख्यतः तो सबसे। बाकी दोस्तों भूख का, प्यास का आदि सभी के जो केंद्र होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। भूख प्यास, हर भूख का इलाज दोस्तों रोटी नहीं होती और हर प्यास पानी से नहीं बुझती, इसलिए इंसान को चाहिए प्यार। और अगर प्यार आएगा तो दोस्तों घृणा, गुस्सा, नफरत, इन सब का आना भी तय है। तो उस दौरान दोस्तों हम क्या कहेंगे, ये सारे सारे जो केंद्र होते हैं वो कहां स्थित होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर स्थित होते हैं। सेरिब्रम सोचने समझने याददाश्त रखने, टैलेंटेड ब्रेन बोलते हैं, सोचना समझना याददाश्त रखना। आप जो भी दोस्तों मेमोरी पे वर्क करते हो वो सारी सारी याददाश्त दोस्तों सेरिब्रम में ही बनती है, जिसको बोलते हैं प्रे मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रे मस्तिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फुफ्फुसों में, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का कार्य कौन करता है। और दोस्तों गैसीय विनिमय करने का मतलब है कौन है जो फेफड़ों और रक्त के मध्य गैसों का लेन देन करवाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन आपकी आरबीसी में प्रवेश करता है और दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है उसे वापस फेफड़े में भेजा जाता है ताकि शरीर से बाहर निकाल दे। और इसके लिए हमने कहा था दोस्तों आपकी फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है वो ये कार्य करती है। मान लीजिए ये आपके दोस्तों फेफड़े इस प्रकार से, तो इन फेफड़ों के आंतरिक सतह के अंदर दोस्तों
इस प्रकार से श्वसनी या वायु श्वसनी या दोस्तों क्या पाई जाएगी, ब्रोंकियोल्स पाई जाएगी, जिनके अंतिम सिरों पर गुब्बारों के रूप में, गुब्बारे नुमा संरचना के रूप में दोस्तों पाई जाती है वायु कूपिकाएं, एल्वोलाई। और ये वायु कूपिकाएं ही क्या करती है, गैसीय लेन देन का काम करती है। तो ये जो गुब्बारे नुमा संरचना दिखाई दे रही है ना, जिसे बोला जाता है एल्वोलाई। कौन सा लाई, एल्वोलाई। एल्वोलाई या जिनको बोलते हैं वायु कूपिकाएं, क्या बोलते हैं, वायु कूपिकाएं। और ये वायु कूपिकाएं ही गैसीय लेन देन का काम करती है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फेफड़ों की, लंग्स की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कूपिका, कूपिका है आपकी वायु कूपिकाएं, एल्वोलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा गैसीय विनिमय का कार्य करवाती है वायु कूपिकाएं। क्यों करवाती है, क्योंकि इनके चारों ओर दोस्तों रक्त नलिकाओं का ऐसे जाल पाया जाता है और यहां से दोस्तों गैसीय लेन देन होता है विसरण विधि के द्वारा। क्या श्वसनी होता है, नहीं, श्वसनी नहीं होता है। श्वसनी तो दोस्तों किसको बोलते हैं, श्वसनी तो यहां से जब आपका ट्रेकिया दो भागों में विभाजित होता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई या श्वसनी, ब्रोंकाई या श्वसनी। श्वसनिकाएं तो इनको बोलते हैं जो अंदर की तरफ नलिकाओं का जाल होती है। और श्वास नली, श्वास नली तो दोस्तों इसे कहा जाता है जिसको बोलते हैं श्वास नली या ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या किया, ट्रेकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास दर का क्या होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए श्वास दर होती क्या है। श्वास दर किसको बोलते हैं, मनुष्य द्वारा 1 मिनट में लिए गए श्वास की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं श्वास दर। हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं श्वास दर। और 1 मिनट के अंदर ये जो घटना करते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो इस श्वास दर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब CO2 की मात्रा कैसे बढ़ेगी, अगर दोस्तों मैं अंदर की तरफ गैस लेता हूं और मेरी कोशिकाएं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके दोस्तों CO2 की मात्रा बढ़ाती है, बनाती है, और मैं CO2 को बाहर नहीं छोड़ता, तो उस दौरान होगा क्या, CO2 अंदर की तरफ ही रहेगी। इट इज क्लियर। और जब CO2 अंदर की तरफ रहेगी तो जैसे ही मैं दोस्तों अंदर की तरफ उसे रखूंगा तो ये मेरी सांस दर पे क्या प्रभाव डालेगी। अरे आप सांस रोक के देख लो, आप 1 मिनट तक सांस रोक के देख लो। अगर 1 मिनट तक सांस रोकते हो तो लास्ट में दोस्तों हालात ऐसे निकलेंगे, देखो अभी मैं सांस रोकता हूं, अरे इस प्रकार से होगा ना, इसका मतलब श्वास दर क्या हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। तो श्वास दर क्या हो रही है, श्वास दर बढ़ जाएगी। क्या श्वास दर घटेगी, नहीं, रुक जाएगी। अरे भाई साहब अगर रुकी गई ना तो दोस्तों क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अरे नहीं, क्या तो हमने कहा रुकेगी तो नहीं, हाँ जरूर बढ़ जाएगी। तो श्वास दर बढ़ जाएगी। CO2 की मात्रा, अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाए तो उस दौरान दोस्तों श्वास दर परिवर्तित होती है। फिर कहा है कि एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती कितनी है। अगर मैं बात करूं हमारी या स्वस्थ मनुष्य की या वयस्क मनुष्य की बात करूं तो उसकी श्वास दर होती कितनी है, तो आपको सीधा आंकड़ा दोस्तों फैक्चुअल रूप में याद होना चाहिए। मनुष्य की श्वास दर होती है, जैसे ऑप्शन दे रखा है 15 से 18, तो हमारा यहां तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होना चाहिए 12 से लेके 18 तक। कितनी, 12 से 18 श्वास प्रति मिनट। 1 मिनट के अंदर गैसों को अंदर लेना और छोड़ना, उस प्रक्रिया के अंदर दोस्तों हम श्वास दर करते हैं 12 से 18। क्योंकि एक बार श्वास अंदर लेकर छोड़ते हैं ना उसमें 5 सेकंड का समय लगता है। तो 1 मिनट में कितना लगेगा, 1 मिनट में सेकंड 60, तो 60 में जैसे 5 का भाग लगाऊंगा लगभग 12 आ जाएगा। तो 12 से 18 तक दोस्तों श्वास दर होती है। अच्छा 40 से 45 किस में होती है, 40 से 45 होती है जो दोस्तों मार्केट में अभी अभी अगर कोई बच्चा लॉन्च हुआ है, नवजात शिशु है ना, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर श्वसन दर कितनी होती है रे, नवजात शिशु में होती है 40 से 45। अरे बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में होती है दोस्तों 20 से 25 श्वास प्रति मिनट, ये होती है बच्चों में। बच्चों में आप कहोगे सर बच्चे कौन होते हैं, बच्चे कौन से होते हैं, देखो बच्चे साइकोलॉजी मानती है बच्चे कौन सी एज वाले होते हैं, जो 6 से लगा के 12 एज वाले होते हैं, बाल्यावस्था वाले होते हैं, उनको बच्चा बोला जाता है कि नहीं है। बाकी बच्चों की दोस्तों कोई फिक्स एज है ही नहीं है। अरे बच्चा तब तक बच्चा है जब तक वो बच्चों वाली बात करे, बच्चा तो दोस्तों बच्चे बनाने वाली बात करने लग जाए वो बच्चा थोड़ी रहेगा। अरे आज आप भी हो तो बच्चे ही हो, अपने घर वालों के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। लेकिन दोस्तों हमने कहा बच्चा तब तक बच्चा जब तक दोस्तों वो बच्चे बनाने की बात ना करे या बच्चों वाली बात करे। 8 से 10 मिनट किसकी होती है, 8 से 10 श्वास, यहां श्वास भी लिख लेना,
श्वास प्रति मिनट होती है किसकी? ये होती है दोस्तों बूढ़ों की। किसकी होती है? वृद्धों की या बूढ़ों की? बूढ़ों की श्वास जो होती है। ठीक है, तो ये आंकड़े भी आप साथ में याद रख लेना। नवजात शिशु में 40 से 45, बच्चों में 20 से 25, वयस्क व्यक्ति में 12 से 18 और बूढ़ों के अंदर 8 से 10। जैसे जैसे एज बढ़ती है श्वास दर आप देख रहे हो क्या है? घट रही है ना। बच्चों में सबसे ज्यादा, फिर दोस्तों श्वसन, वयस्क में धीरे धीरे दोस्तों घटने लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फुफ्फुस का आवरण क्या कहलाता है? ये पहले तो याद होना चाहिए फुफ्फुस का मतलब क्या है। पहली बात तो ये फुफ्फुस है ना कि फुसफुस है ना। फुसफुस नहीं है, फुफ्फुस है। और जो फुफ्फुस होता है उसको बोलते हैं फेफड़े। और पूछा है फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? और दोस्तों उसको बोला जाता है, देखो एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पेरी, पेरी का मतलब चारों ओर का। कार्डियम, कार्डियम का मतलब होता है हृदय। तो हृदय के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय का बाह्य आवरण, हृदय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, तो पेरिकार्डियम। दूसरा लिखा है पेरिटोनियम। और जो पेरिटोनियम झिल्ली होती है वो होती है दोस्तों किडनी के चारों ओर का जो आवरण होता है ना, किडनी की बाह्य झिल्ली, किडनी का बाह्य आवरण, ये होता है पेरिटोनियम या झिल्ली। फिर पूछा प्लूरल। अरे प्लूरल जो झिल्ली होती है वो दोस्तों फेफड़ों के चारों ओर स्थित होती है, जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या जिसको प्लूरा के नाम से भी जानते हैं। तो प्लूरल झिल्ली या जिसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा। और ये दोस्तों क्या है? आपका राइट आंसर होने वाला है कि फुफ्फुस का आवरण होता है प्लूरल झिल्ली या जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ऑप्शन आपने देख लिया है और राइट ऑप्शन जाएगा प्लूरल झिल्ली। देखो यहां से आपका एक एक ऑप्शन ये भी क्लियर होना चाहिए कि हृदय की बाह्य झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। कार्डियो से पता लगा लिया। किडनी का याद रख लेना, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बोलते हैं इसको। इसी कारण से हमारी जो किडनी होती है उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल वर्क, है ना, रेट्रोपेरिटोनियल वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किसके रूप में होता है? हमारे शरीर के अंदर जो CO2 होती है उसको दोस्तों शरीर से बाहर लाने के अंदर मुख्यतः कौन मदद करता है? आप सभी को पता होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो मुख्यतः दोस्तों उसका परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, HB। कौन करता है? HB। अरे HB का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। हनुमान बेनीवाल नहीं होता है, कुछ उसके फैन होते हैं, तो हनुमान बेनीवाल नहीं है। HB का मतलब होने वाला है क्या? HB का मतलब होने वाला है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का लगभग 97% जो भाग होता है, 97% भाग दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होता है। जबकि CO2 का जो अधिकतम भाग होता है लगभग 70% भाग इसका दोस्तों परिवहन करता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में दोस्तों परिवहन होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट आयन को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन को बोलते हैं HCO3। अरे आप सभी ने दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, खाने का सोडा आपने नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाई खाना कौन बनाती है? बाई। तो खाने का सोडा, और खाना कहाँ रखते हैं? बैग में। तो बैग में पैकिंग करते हैं ना, तो देखो खाने के सोडे को बोलते हैं बेकिंग सोडा और बनाती कौन है? बाई। तो बाइकार्बोनेट, तो उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही बाइकार्बोनेट आयन किसका परिवहन करता है? CO2 का दोस्तों मुख्यतः परिवहन करता है। ऑप्शन क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं है, अपने को ढूंढना है बाइकार्बोनेट, और वो भी दोस्तों ऑप्शन सोडियम के रूप में दिया है, तो कोई बात नहीं, सोडियम जो बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों रक्त के अंदर आपके नमक मिलता है, और नमक मिलता है तो दोस्तों इसमें कौन सा आयन होता है? Na+, ये आयन होता है। तो Na+ सोडियम HCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। पर आपको याद रखना है बाइकार्बोनेट आयन है वो दोस्तों क्या करता है? मुख्यतः परिवहन करता है। तो आंसर जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन की वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? आप देखो जब दोस्तों शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हो तो वायुमंडल के अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है, जो जो अनुपात होता है ना, वही अनुपात दोस्तों गैसों का ग्रहण करते हो। जैसे वायुमंडल में होती है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, तो जब आप निःश्वसन करोगे, निःश्वसन का मतलब अंदर गैस ग्रहण करना, तो अंदर जब गैस ग्रहण करोगे उस दौरान दोस्तों ये 78% सारी ग्रहण करोगे। फिर दोस्तों वायुमंडल में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लगभग होती है 21, तो ये 21% ग्रहण करोगे। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है रे? ये होती है 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। तो हम कहेंगे दोस्तों ये आप निःश्वसन में ग्रहण करते हो। क्वेश्चन पूछा है कि उत्सर्जन जब आप वायु छोड़ते हो ना, तो उसके अंदर O2 की मात्रा कितनी निकालते हो? निकालोगे कितनी? अंदर तो गई 21%। अब ये सारी 21% दोस्तों काम में नहीं ली जा सकती, है ना, सारी काम में नहीं ली जाती। इसका कुछ भाग काम में लिया जाता है। और कितना भाग काम में लिया जाता है? इसका दोस्तों लगभग 4.4% भाग काम में लिया जाता है। क्या दोस्तों 4 भी याद रख लेना।
और जब आप उच्च श्वसन करोगे, उच्च श्वसन करोगे, उस दौरान देखो नाइट्रोजन शरीर में काम में नहीं आती, तो इसका 78 भाग दोस्तों आप हेजे से छोड़ दोगे, और जैसे आप 4.4 भाग शरीर में काम में ले लोगे, माइनस कर लो, और माइनस करोगे तो कितना भाग बचा, 16.6% भाग। बात समझ में आ रही है? तो इतना भाग आप वापिस छोड़ोगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर में ऑक्सीजन का कितना भाग काम में लिया जाता है, तो भाग काम में तो लिया जाता है 4.4 भाग, ठीक है, और छोड़ा कितना जाता है, छोड़ा जाता है 16.6%। तो देख लेते हैं नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यहां से नियरेस्ट ऑप्शन जाएगा दोस्तों 16%, ये भी राइट है। 16% भाग दोस्तों O2 का छोड़ा जाता है, और 4% भाग तो शरीर में क्या लिया जाता है, काम लिया जाता है। तो दोस्तों इसकी मात्रा हो जाएगी कितनी, तो क्वेश्चन यहां से 3 बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि निःश्वसन व उत्श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस है जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित तो कौन सी रहती है, 78 नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निःश्वसन व उत्श्वसन या श्वास प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस के मान में कमी आती है, तो कमी आती है देखो किसमें, आपके ऑक्सीजन में, क्योंकि ये यूज आ जाती है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निःश्वसन के बाद उत्श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस का मान बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा किसका, देखो बढ़ेगा जब ऑक्सीजन काम आएगी तो बनेगी CO2, तो CO2 का मान दोस्तों बढ़ के हो जाएगा लगभग 4.4%। तो हम कहेंगे बढ़ेगी कौन सी, ये तो बढ़ेगी, ये घटेगी, और ये अपरिवर्तित रहेगी। ध्यान रखना इस चीज का, ये आपकी होगी लगभग 16%। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। आपके सामने प्रक्रियाएं लिखी हुई है। मैं चाहता हूं एक छोटा सा ब्रेक ड्रिंक डोली वाला, और तब तक आप दोस्तों एक बार के लिए इन ऑप्शन के ऊपर नजर दीजिए और आप अपना ऑप्शन तय कीजिएगा। तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ दोस्तों गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है तो उस दौरान कौन सा चक्कर चलेगा जिसके अंदर दोस्तों ग्लूकोज का अणु किसमें टूटेगा, पाइरुविक अम्ल में टूटता है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेज के स्टूडेंट हो तो निश्चित तौर पे मैंने ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ाई थी, और ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, और उस दौरान जो पहला चक्कर चलता है उस चक्कर के दौरान ये ग्लूकोज टूटता है पाइरुविक अम्ल में, टूटता है पाइरुविक अम्ल में। और ये पाइरुविक अम्ल होता क्या है, ये एक प्रकार का मध्यवर्ती उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल, और ये है मध्यवर्ती उत्पाद, मध्यवर्ती उत्पाद। और ये प्रक्रिया चलती कहां है, ये प्रक्रिया चलती है दोस्तों आपके कोशिका द्रव्य में। देखो 2 प्रक्रिया चलती है, एक तो चलेगी कोशिका द्रव्य में और एक चलेगी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहली प्रक्रिया चलती है कोशिका द्रव्य में, और इस दौरान ये ग्लूकोज टूटेगा। तो आप मुझे बताओ ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाएगा, ग्लूकोज का लाइसो होना, और लाइसो बढ़ जाएगा तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम, लाइसिस प्रक्रम। तो मतलब से नाम से पता चल रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसो का मतलब होता है टूटना, और सिस का मतलब होता है बढ़ना, और ये प्रक्रिया चलेगी इस कोशिका द्रव्य में, और उस दौरान बनेगा पाइरुविक अम्ल। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्रेब्स चक्कर। क्या क्रेब्स चक्कर भी दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया होती है तब चलता है क्या, बिल्कुल। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो अगला प्रक्रम चलेगा जिसमें अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है क्रेब्स चक्कर, जिसकी खोज की थी हैंस क्रेब्स ने। और हैंस क्रेब्स ने ये जो खोज की थी वो दोस्तों किससे संबंधित है, क्रेब्स चक्कर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। तो दोस्तों शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस दौरान दोस्तों क्रेब्स चक्कर चलेगा, और क्रेब्स चक्कर चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो अत्यधिक ऊर्जा बनाएगा। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, यहां आंसर जाने वाला है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। देखो कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य है, और उसमें दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलेगा, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर पाइरुविक अम्ल का निर्माण करेगा, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और नीच चक्कर ये कहां चलता है, ये जो चक्कर चलता है ये चलता है दोस्तों यकृत में। कहां चलता है, यकृत में। यहां यकृत के द्वारा क्या किया जाएगा, यकृत के द्वारा शरीर में जो भी नाइट्रोजन पदार्थ है उनको दोस्तों यूरिया की फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया है, ये यकृत में चलता है, और यूरिया निर्माण की प्रक्रिया है, ये यूरिया निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें शरीर का जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ है वो यूरिया की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और यूरिया की फॉर्म क्या होती है, NH2 CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। तो ध्यान रखें, ओरनी चक्कर का संबंध है यकृत से, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर का संबंध है दोस्तों ऊर्जा के निर्माण से संबंधित है, और क्रेब्स चक्कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा निर्माण से संबंधित चक्कर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है
कि मनुष्य जब एक बार सांस की क्रिया पूरी करता है तो उस दौरान उसे कितना समय दोस्तों उसके द्वारा लिया जाता है। सांस की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, हम पढ़ चुके हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल की गैसों को फेफड़ों में भरा जाता है और दूसरी प्रक्रिया के अंदर फेफड़ों में भरी जो CO2 गैस होती है उसे छोड़ा जाता है। और इन दोनों प्रक्रिया को बोला जाता है, फर्स्ट प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है गैसें शरीर के अंदर ग्रहण करना, और दूसरा होता है दोस्तों क्या, उच्च श्वसन। क्या होता है, उच्च श्वसन। और उस श्वसन के द्वारा फेफड़ों से वायु को, गैसों को बाहर छोड़ा जाता है। तो देखो, मान लीजिए मैं अंदर की तरफ सांस ले रहा हूं, तो देखो समय कितना लग रहा है। निःश्वसन की प्रक्रिया में समय लगता है 2 सेकंड। कितना समय लगता है, 2 सेकंड। और उस श्वसन की प्रक्रिया में दोस्तों समय लगता है 3 सेकंड। कितना लगता है, 3 सेकंड। और जैसे निःश्वसन और उच्छ्वसन प्रक्रिया संपन्न होगी तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे कि यह प्रक्रिया हुई है एक सांस, या जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास, या जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और उस दौरान इसमें टोटल समय लगता है कितना, 5 सेकंड। तो एक बार गैसों को अंदर लेने और उनको छोड़ने में टोटल समय कितना लगता है, 5 सेकंड। और इसी कारण से 1 मिनट के अंदर वयस्क व्यक्ति का श्वसन दर होती है लगभग 12, क्योंकि 60 में जैसे हम 5 का भाग लगाएंगे आंकड़ा आएगा 12। तो यहां से आंसर जाने वाला है क्या, 5 सेकंड। 2 सेकंड निःश्वसन में, 3 सेकंड किसमें, उच्च श्वसन के अंदर लगती है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं, आप मुझे बताइए हृदय द्वारा रक्त को एक बार बाहर निकालने में, या एक धड़कन पूरी करने में, या एक बार लब डब ध्वनि उत्पन्न करने में कितना समय लगता है। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये भी आंकड़ा याद रखिएगा। हृदय की जो दोस्तों एक बार जो धड़कन दर होती है उसे बोलते, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.8 सेकंड का। कितना होता है, 0.8 सेकंड का। तो ये भी आप दोस्तों मेमोराइज रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ क्या है। ऐसा कौन सा दोस्तों आपका भाग है जहां पे वायु और भोजन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और दोस्तों ये क्रॉसिंग स्थल मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देखो आपने ये जब डायग्राम देखा होगा ऐसा, इस प्रकार से, तो आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पे आपके गले वाले भाग में 2 नलिकाएं मिलती है। देखो एक मिलती है दोस्तों आगे की तरफ और एक मिलती है पीछे की तरफ। पीछे वाली जो नलिका होती है वो आहार नाल का भाग होती है, इट इज क्लियर। और आगे वाली जो नलिका होती है वो दोस्तों किसकी होती है, वो आपकी श्वास नली होती है, इट इज क्लियर। अब जब आप देखते हो दोस्तों श्वसन और भोजन का मार्ग, तो आप पाते हो कि यहां से भोजन का टुकड़ा जो जाएगा वो तो पीछे की तरफ जाएगा, ये तो पीछे की तरफ जाएगा। और जो वायु होगी वो दोस्तों नासा मार्ग से होती हुई आगे की तरफ आएगी। तो देखो यहाँ पे भोजन और वायु एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और ये जो ओपन स्पेस होता है ना, इसका नाम हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी, या जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, देखो 2 नाम है, एक तो है फेरिंग्स, एक है लेरिंग्स। तो फेरिंग्स तो किसको बोलते हैं, ग्रसनी को। और लेरिंग्स किसको बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं दोस्तों आपके स्वर रज्जु को, या दोस्तों जिसको कंठ बोला जाता है ना, जहां से आवाज उत्पन्न होती है, उनको बोलते हैं लेरिंग्स। तो आंसर क्या जाएगा, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ग्रसनी। और ग्रसनी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। जो भोजन और वायु, जो श्वसन और आहार नाल का क्या होता है, क्रॉसिंग पथ होता है, जहां से भोजन और वायु एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये ओपन स्पेस होता है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, ये है ग्रेसिका। ग्रेसिका बोला जाता है भोजन नली को, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये आपकी भोजन नली है, भोजन नली, या जिसको बोलते हैं ग्रास नली या ग्रेसिका। और ये जाकर कहां खुलती है, ये जाकर खुलती है दोस्तों आमाशय के अंदर, ठेलेनुमा जे आकार के भाग आमाशय के अंदर। ऑप्शन दे रखा है ग्रहणी ड्यूडेनम। आप सभी को पता है दोस्तों ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला यू आकार का भाग है, जिसे ग्रहणी या ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। और एक ऑप्शन दे रखा है नासिका वेश्म। नासिका वेश्म मतलब आपके जो नासा छिद्र है इनको कहा जाता है। तो आंसर जाएगा ग्रसनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है। आपकी जो श्वास लेन देन की प्रक्रिया होती है वो किस समय सबसे धीमी होती है, या कब उसकी दोस्तों जो स्पीड या गति होती है वो बहुत कम होती है। आप सभी को पता है दोस्तों कब होगी कम, जब आप बहुत ही रेस्ट की अवस्था में होंगे, तब आपकी श्वसन दर लंबी लंबी होती है। एक श्वास पूरी करने के अंदर दोस्तों काफी समय लग जाता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है दोस्तों जब आप सो रहे होते हो। अरे जब हम सोते हैं ना, तो हमारा दोस्तों श्वास की प्रक्रिया बड़ी लंबी लंबी होती है ना, लंबे लंबे दोस्तों हम आवाज भी निकालते हैं गरारे जैसी, और दोस्तों लंबी प्रोसेस हो जाती है, जैसे अरे लंबी लंबी आवाजें देखते हो ना आप ऐसी। तो दोस्तों ऐसा होता है सोते समय। सोते समय आपकी श्वास दर दोस्तों लगभग बूढ़ों के समान हो जाती है, और लगभग हम कह सकते हैं ये हो जाती है 10 श्वास प्रति मिनट, इतनी हो जाती है। और भी ऑप्शन देख लो, क्या खेलते समय, अरे खेलते समय मेहनत का काम होता है। और आप सभी को तो दोस्तों पता ही है, जब मेहनत
जब आप मेहनत करते हो या दोस्तों ज्यादा आप एफर्ट लगाते हो, उस समय आपकी श्वास दर बढ़ जाती है, अरे सांस हाँफने लगते हो आप, है ना। और इतनी मेहनत किस काम करते हो आप भाई, इतनी करनी भी नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं दोस्तों खेलते समय श्वसन दर बढ़ेगी, कठोर परिश्रम के अंदर भी श्वास दर बढ़ेगी, और खाना खाते समय आपकी नॉर्मल श्वास दर होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं लगभग 12 से 15 के आसपास। तो सोते समय आपकी जो श्वसन दर है वो सबसे कम होती है, लगभग कितनी, 10 श्वास प्रति मिनट। और हमने ये दोस्तों सब पढ़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायु को ट्रेकिया या श्वास नली में जाने का जो मार्ग प्रदान करता है वो कौन होता है। देखो वायु को ट्रेकिया या श्वास नली में, आप सभी को पता है ये श्वास नली होती है, ये ट्रेकिया होता है। ये देखो ये श्वास नली या ट्रेकिया है, और इसके ऊपर की तरफ जो ढक्कन होता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और पीछे की तरफ आपकी ये भोजन नली होती है। भोजन नली के ऊपर भी दोस्तों एक ढक्कन स्थित होता है जिसको बोलते हैं गैलेट। ये तो होता है भोजन नली का ढक्कन, जिसको तो बोलते हैं गैलेट। और एक होता है दोस्तों आपके श्वास नली का ढक्कन, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, या जिसको बोलते हैं घाटी ढक्कन, को बोलते हैं घाटी ढक्कन, या जिसको कंठ छद के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, इसे कहा जाता है श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन। श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। और ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन का काम होता है गाड़ियों को सही दिशा के अंदर भेजना, उनको सही दिशा दर्शाना। तो इसका काम भी यही होता है। इसका काम भी क्या होता है, ये दोस्तों भोजन को भोजन नली में पहुंचाने हेतु और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। और इसी कारण से हम कहेंगे ये कार्य कौन करता है, ट्रेकिया पर स्थित एपिग्लोटिस। बाकी ऑप्शन भी देख लो। गैलेट होता है दोस्तों कौन सा, गैलेट होता है भोजन नली का ढक्कन। एक ऑप्शन दे रखा है द्विवल्नी कपाट। अरे द्विवल्नी कपाट तो कहां पाया जाता है, द्विवल्नी कपाट तो पाया जाता है आपके हृदय में। कहां पाया जाता है, आपके हृदय के अंदर। आपका दोस्तों बायां आलिंद और बायां नीले, उनके मध्य रक्त का जो लेन देन होता है वो द्विवल्नी कपाट, जिसको बोलते हैं मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड के नाम से जानते हैं। तो ये स्थित होता है कहां, ये तो हृदय में स्थित होते हैं कपाट, तो हृदय में स्थित होते हैं, हृदय में स्थित होते हैं। और एपिग्लोटिस आपका यहां से राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन पूछा गया है कि यीस्ट में जो यीस्ट कवक होता है वो अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाता है। आप सभी को पता है दोस्तों एक शराब निर्माण की प्रक्रिया होती है या एल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया होती है, जो यीस्ट कवक की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और उस दौरान दोस्तों माल्टो जो शर्करा होती है वो एक नशीले पदार्थ के रूप में टूटती है, और वो नशीला पदार्थ कौन है, शराब। कौन है, शराब। तो दोस्तों हम सबने ये पढ़ रखा है कि ये देखो ये ग्लूकोज है, या ग्लूकोज या हम कह सकते हैं माल्टो शर्करा। सबसे बढ़िया है माल्टो शर्करा लिखो, क्योंकि माल्ट होता है अनाज, और माल्टो शर्करा से दोस्तों क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। तो जो माल्टो शर्करा होगी वो यीस्ट कवक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यीस्ट कवक की उपस्थिति में। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि शराब निर्माण की प्रक्रिया में एंजाइम कौन सा काम में आता है, जाइमेज एंजाइम। और श्वसन कैसा होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है, तो इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, या जिसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, अनोक्सी श्वसन। और जब ये अनोक्सी श्वसन घटित होगा तो दोस्तों उस दौरान क्या बनेगा, उस समय ये जो शर्करा होगी वो टूटेगी C2H5OH, जिसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, या जिसको बोलते हैं शराब। और उस दौरान ये नशीला पदार्थ निर्मित होगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। क्या बोला जाता है, तो बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया, फ्रेगमेंटेशन, सड़ना, तो इसे बोला जाता है किण्वन प्रक्रिया। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लैक्टिक अम्ल, अरे लैक्टिक अम्ल भी दोस्तों कहां बनता है, लैक्टिक अम्ल भी अवायवीय श्वसन के दौरान हमारे शरीर में बनता है, जो शरीर में तीव्र थकान का और मांसपेशियों के दर्द का कारण बनता है। तो लैक्टिक अम्ल भी एक प्रकार की अवायवीय प्रक्रिया है, लेकिन यह है हमारे शरीर में। लेकिन यीस्ट कवक क्या बनाता है, यीस्ट कवक तो बनाता है क्या, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल क्या होती है, शराब होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। मैलिक अम्ल ये दोस्तों आपके किसमें पाया जाता है, ये तो पाया जाता है सेब में। किसमें पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और CO2 और H2O ये उत्पाद कब बनते हैं, जब दोस्तों वायवीय श्वसन चलता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण या विखंडन होता है, तो उस समय ऊर्जा और साथ में CO2 और H2O बनता है। ये हमने सारा पढ़ रखा है। अगर आपने दोस्तों ऑफलाइन क्लासेज के अंदर हमारी क्लासेज ली है तो नो डाउट आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22 क्वेश्चन। चलिए 22 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग कौन सा है। बड़े ही पत्ते का क्वेश्चन है, ना केवल एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपके दैनिक जीवन से भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है।
आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर हम सिगरेट का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उससे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? आप सभी को पता है दोस्तों, सिगरेट जो होता है, एक तो उससे दोस्तों कैंसर होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें दोस्तों एक कैंसर जन होता है जिसका नाम है क्या? निकोटीन। और वो क्या करेगा? वो आपके दोस्तों आंतरिक भागों को इरिटेशन देगा और साथ में दोस्तों कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, तो कैंसर होने की संभावना रहती है। लेकिन यहां हम बात करते हैं श्वसन से संबंधित कौन सा रोग होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है अस्थमा या दमा, अस्थमा या दमा। अगला ऑप्शन दे रखा है हाइपोक्सिया, एक ऑप्शन दे रखा है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और एक ऑप्शन दे रखा है एम्फाइसीमा, या जिसको बोलते हैं वात स्फीति। और हमने दोस्तों क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जब दोस्तों आपके फेफड़ों के अंदर ये दोस्तों धुआं सिगरेट का जाता है, तो उस दौरान होगा क्या? आपकी जो वायु कुपिकाएं होती है ना, उन वायु कुपिकाएं के जो छिद्र होते हैं, वो दोस्तों यहां से इनके जो पोर होते हैं, वो छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और जब ये बंद हो जाएंगे तो दोस्तों गैसीय लेन देन के अंदर आपकी वायु कुपिकाएं मदद करती है, और वो दोस्तों उस तरीके से मदद नहीं कर पाएगी जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर करती है। तो ऐसे व्यक्ति में श्वास लेन देन में तकलीफ होगी। और ऐसी समस्या किसको होती है? ऐसी समस्या होती है दोस्तों अत्यधिक जो सिगरेट पीते हैं या अत्यधिक जो धूम्रपान करते हैं, जो चैन स्मोकर होते हैं ना, ये समस्या उनमें होती है। और इस बीमारी को बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा, या इसको बोलते हैं वात स्फीति। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वात स्फीति। इसमें होगा क्या? वायु कूपिकाओं की जो ऊपरी छिद्र युक्त संरचना है, वो दोस्तों बंद हो जाएगी, जिसमें श्वास लेन देन में तकलीफ होगी। अस्थमा या दमा क्या होता है? अस्थमा या दमा, इसमें भी दोस्तों श्वास संबंधी समस्या होती है, जो एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी हो सकती है, एलर्जी के कारण भी हो सकती है, एक कवक है उसके संक्रमण के कारण भी हो सकती है। कवक का नाम है एस्परजिलस नाइजर कवक। और ये जब कवक जाएगा तो अंदर श्वास नली वाला आंतरिक भाग की सतह का क्षेत्रफल कम कर देगा, और जब व्यक्ति को अस्थमा या दमा का अटैक आता है, उस समय सीटी बजने जैसी आवाज आती है ना, जिसको हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड उत्पन्न होती है, और उसी के कारण श्वास लेन देन में तकलीफ होती है। और ऐसे व्यक्ति एक पंप रखते हैं, है ना, जिससे फुस फुस करके दोस्तों क्या करते हैं? दवा के द्वारा अस्थमा एक बार के लिए ठीक किया जा सकता है। हाइपोक्सिया, देखो हाइपोक्सिया मतलब होता है हाइपो, हाइपो का मतलब कमी, और ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी की अवस्था को बोलते हैं हाइपोक्सिया। और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होती है दोस्तों ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है? ब्रोंकाई का मतलब होता है सवसनी। यहाँ पे आपकी दो सवसनी पाई जाती है, तो सवसनी के अंदर जो सूजन आती है, आइटिस हो जाती है, उसको बोलते हैं, तो हम कहेंगे सवसनी में सूजन आना। सवसनी जो सूजन होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। सारे ऑप्शन को हमने देख लिया है। एक एक ऑप्शन का मतलब अस्थमा या दमा अलग बीमारी है, जो दोस्तों एक कवक के संक्रमण या एलर्जी के कारण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य स्तमातन, या जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं, उसके अंदर ली गई और बाहर निकाली गई जो गैस होती है उसकी मात्रा होती कितनी है? हम जब सामान्य श्वास क्रिया करते हैं, जैसे ये देखो, तो ये जो मैंने अंदर की तरफ गैस ली है, इसका दोस्तों सामान्य मान कितना होता है? हमने आपको दोस्तों अलग अलग कैपेसिटी की बात की थी। हमने फेफड़ों की अलग अलग कैपेसिटी की बात की थी, या गैसों की अलग अलग मात्रा की बात की थी। हमने कहा था हमारे फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है, देखो कुल क्षमता कितनी होती है फेफड़ों की दोस्तों? वायु ग्रहण करने की जो कुल क्षमता होती है, जिसको बोलते हैं टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। और वो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? 5800 से लेकर लगभग 6000 ml। मतलब हमारे फेफड़ों में इतनी वायु भरी जा सकती है अधिकतम। क्या ये सारी की सारी वायु का लेन देन हम दोस्तों प्रत्येक श्वास के साथ करते हैं क्या? नहीं, इसमें से दोस्तों कुछ वायु का लेन देन हम श्वास छोड़ने और लेने में करते हैं, और ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 500 ml, है ना, जिसको टाइडल वॉल्यूम के नाम से या ज्वारीय आयतन कहा जाता है। ये देखो, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। एक श्वास में लेने या छोड़ने वाले गैस की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं ज्वारीय आयतन, या जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 ml। आपका 1200 ml, 11 से 1200 दोस्तों होती है अवशेषी वायु, जिसका लेन देन दोस्तों कभी नहीं किया जा सकता। तो ये होती है कितनी? ये होती है अवशेषी वायु। और 4600 ml, और ये जो होती है इसको बोलते हैं दोस्तों फेफड़ों की जैविक क्षमता। इसका लेन देन चाहे तो व्यक्ति कर सकता है, जैविक क्षमता बोलते हैं, जैविक क्षमता। और ये क्या है? टीएलसी, ये है फेफड़ों की कुल वायु ग्रहण करने की क्षमता, टोटल क्षमता। तो सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। टाइडल या ज्वारीय आयतन होता है एक बार गैस लेने व छोड़ने वाले गैस की जो मात्रा होती है उसे टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन ये भी साथ में ध्यान रखना, हृदय द्वारा एक धड़कन के अंदर रक्त की जो पंप की गई मात्रा होती है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रवाह आयतन, और उसका मान होता है 70 ml। तो हृदय द्वारा एक स्ट्रोक के अंदर दोस्तों कितना ब्लड प्रवाहित किया जाता है? 70 ml ब्लड की मात्रा को दोस्तों रिलीज किया जाता है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन दर को किस यंत्र के नाम से जाना जाता है? जो श्वसन दर की मापन करता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं? और ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका दोस्तों। राइट आंसर सीधा सीधा जाएगा स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर होता है ये श्वसन दर की मापन करने वाला यंत्र होता है। अच्छा, स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं और स्पिग्नोमेनोमीटर किसको बोलते हैं? और एक ऑप्शन है पायरोमीटर, ये किसको कहा जाता है? तो बाकी ऑप्शन भी आपके लिए क्लियर होना चाहिए। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों हृदय की धड़कन का मापन करने वाला यंत्र। हृदय धड़कन जो होता है उसकी मापन या हृदय धड़कन को सुनने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो हृदय धड़कन का मापन करने वाला जिसको डॉक्टर कान के अंदर लगा के होता है, कहां लगा के रखता है? कान के अंदर इस तरीके से लगा के रखता है और आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को टच करके वो हृदय ध्वनियों को सुनता है। स्पिग्नोमेनोमीटर ये दोस्तों रक्त दाब का या बीपी का मेजरमेंट करता है। तो बीपी का मापन यंत्र जो होता है जिसमें पारा भरा होता है उसको बोलते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। और एक ऑप्शन है पायरोमीटर। पायरो का मतलब होता है दोस्तों ताप। तो तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है ताप, तो तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं पायरोमीटर। तो तापमान या ताप मापी जिसको हम बोल सकते हैं ताप मापी, तो ये होती है क्या? पायरोमीटर। ये ध्यान आप रखोगे। चलिए, तो सिंपल सी बात थी, सारे ऑप्शन को हमने देख लिया है। यहां पूछा गया था श्वसन दर किस यंत्र से मापते हैं, तो वो होता है स्पाइरोमीटर। क्या होता है? स्पाइरोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमने कहा था श्वास दो प्रकार से होती है। एक वायुमंडल की गैसों को फेफड़ों में भरा जाता है जिसमें लगता है समय कितना? 2 सेकंड। और एक वायु के अंदर जो फेफड़ों में वायु भरी हुई है उसे बाहर वायुमंडल में छोड़ा जाता है और इसमें समय कितना लगता है? 3 सेकंड। तो अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं निःश्वसन। अरे क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और इसमें समय कितना लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। चलिए अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन। अरे श्वसन तो क्या है? ये तो ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया है। जब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तब तक दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है। आंतरिक आंतरिक नहीं, कुछ भी नहीं है, आंतरिक का तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, कोशिका श्वसन किसको बोलते हैं? कोशिका श्वसन बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। जब दोस्तों ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त की जाती है ना, तो ऊर्जा के मुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो आखिरी श्वसन का चरण होता है जिसको बोलते हैं कोशिका श्वसन। तो हम कहेंगे ये अंतिम चरण है, अंतिम ऊर्जा निर्माण का चरण है, अंतिम ऊर्जा निर्माण का चरण है। और कहां संपन्न होता है? ये कोशिका में संपन्न होता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के द्वारा। तो कोशिका में संपन्न होता है, ये कोशिका में संपन्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। पूछा गया है कि मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? अरे फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। आपके फेफड़े कहाँ है दोस्तों? इस ऊपर वाले भाग के अंदर, ये ऊपर वाला जो भाग है यहीं पे फेफड़े स्थित होते हैं। आपके शरीर में दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है दोस्तों ये पेट वाला भाग, है ना, पेट वाला भाग। वैसे पेट तो आमाशय को बोलते हैं, ये जो पूरा स्टेडियम होता है ना ये पेट नहीं है, इसको बोलते हैं दोस्तों उदर गुहा। क्या बोलते हैं? उदर गुहा। और ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, है ना, ये तो वक्ष गुहा है। तो दोस्तों आपके फेफड़े कहाँ स्थित होंगे? आपके फेफड़े स्थित होंगे दोस्तों वक्ष गुहा के अंदर। ये देखो ये रहा ऑप्शन आपका, वक्ष जो गुहा होती है इसके अंदर आपके फेफड़े स्थित होते हैं। हृदयावरणी गुहा, हृदयावरणी गुहा के अंदर कौन स्थित होगा? हृदय स्थित होगा। सिंपल सी बात है, हृदय स्थित होगा। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुख गुहा। अरे मुख गुहा के अंदर तो दोस्तों लार ग्रंथियां द्वारा लार रिलीज होती है और दांत और जो जीभ होती है वो दोस्तों कहां पाई जाती है? मुख गुहा में। और उदरीय गुहा, उदरीय गुहा के अंदर दोस्तों आपके पाचन तंत्र वाले भाग मिलते हैं। जैसे आप देखते हो इसमें आमाशय मिलता है, यकृत मिलता है, आंतें मिलती है। तो ये सारी आपके एब्डोमिनल जो कैविटी है या उदरीय गुहा है उसमें मिलती है। तो आपकी जो आंतें वाला भाग है वो सारा उदर गुहा में। उदर गुहा का मतलब नहीं है कि उधर मिलती है, उधर नहीं है, तो इधर ही, नाम है उदर गुहा। चलिए और अगर हम अब देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 27। और क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे तंत्र में, हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम जो एटीपी है, एटीपी क्या है? ऊर्जा की इकाई। और एटीपी जो अणु है उनका निर्माण करने वाला पद कौन सा है? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज टूटकर अत्यधिक एटीपी या ऊर्जा के निर्माण का कार्य करता है? पहली बात तो आपको एटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इसको जाना जाता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों एटीपी को, जिसको कहा जाता है दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऊर्जा की जो मुद्रा बनती है एटीपी, वो दोस्तों दो प्रोसेस से बनती है। एक तो बनती है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम, जो ग्लूकोज का अपघटन करता है सबसे पहले, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम।
तो कोशिका द्रव्य में चलता है, जिसकी खोज की थी मेयरहाफ और पार्नास ने, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम। और उस दौरान ऊर्जा कितनी कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? टोटल बनती है 4 एटीपी, जिसमें से शेष बचती है दोस्तों 2 एटीपी। ठीक है, और यही दोस्तों पायरुविक अम्ल बनने के बाद अगला प्रोसेस चलता है दोस्तों क्या? क्रेब्स चक्कर, जिसकी खोज की थी हैंस क्रेब्स ने, और ये घटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उस दौरान दोस्तों जो ऊर्जा बनेगी वो बनेगी कितनी? 36 एटीपी। ये लीजिए 36 एटीपी बन गई। तो दोस्तों यहीं पे पता चल रहा है कि आपके क्रेब्स चक्कर के दौरान शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा बनती है, जिसका मान होता है 36 एटीपी। और इसी के साथ हमारा आंसर जाएगा क्या? यहां से आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन देखो, लास्ट ऑप्शन दे रखा है जल अपघटन। अरे जल अपघटन से तो दोस्तों कोई ऊर्जा नहीं बनती। हमारे शरीर के अंदर जल से दोस्तों 0 किलो कैलोरी या शून्य ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं। इसी के साथ हमारा लगभग 27 क्वेश्चन का ये जो छोटा सा सेशन था ये पूरा होता है। और उम्मीद करता हूं आपने भी दोस्तों अपना जो भी आपका एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपने एनालिसिस किया होगा, और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखिए। हम दोस्तों एक ब्रेक के बाद फिर एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ। और अगले टॉपिक को दोस्तों आप पहले से तैयार करके रखिएगा, और साथ में दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िएगा। आप सभी को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और कमेंट्स करके मुझे ये दोस्तों बताना है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।